नमस्कार दोस्तों, पुनः एक बार हम आपके साथ आ चुके हैं और इसका सेकंड पोर्शन लेके, और शिक्षा के प्रकार क्या होते हैं इनको हमें जानना है। तो शिक्षा के हमने आपके सामने लिख दिए औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक के तहत दूरस्थ शिक्षा होती है और दूरस्थ शिक्षा को आप इंपॉर्टेंट करें, ये टॉपिक ही आपके इंपॉर्टेंट है। हर बार इन 3 पॉइंट में से एक पॉइंट पे परिभाषा लिखने को आती है। सबसे पहले हम जानते हैं नंबर 1 औपचारिक शिक्षा, दूसरी है अनौपचारिक शिक्षा, तीसरी निरौपचारिक शिक्षा। पहले हम औपचारिक शिक्षा के बारे में बात करते हैं और इसको लिखते चलते हैं। औपचारिक शिक्षा क्या होती है? ऐसी शिक्षा, लिखें, वह शिक्षा जो विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा, जो विद्यालय के अंतर्गत हो, महाविद्यालय के अंतर्गत हो, विश्वविद्यालय के अंतर्गत हो, ऐसी जगह दी जाने वाली शिक्षा हमारी क्या कहलाएगी? औपचारिक शिक्षा कहलाएगी। औपचारिक शिक्षा से तात्पर्य हो गया जिसका एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, एक निश्चित सिलेबस होता है, एक निश्चित वर्ष होता है एक कक्षा से दूसरे कक्षा में स्थानांतरण करने का। जैसे कि हमारा स्नातक का 3 वर्ष होता है, पर स्नातक का 2 वर्ष होता है। कोई भी आप शोध कर रहे हैं, पीजीडी वगैरह कर रहे हैं, तो उसका भी 2 वर्ष होता है। तो ऐसी शिक्षा को जो एक समय, एक स्थान, एक टाइम, एक पाठ्यक्रम के से बंधी होती है, हमारी औपचारिक शिक्षा कहलाती है। इसको लिखते हैं वह शिक्षा जो विद्यालयों, महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में दी जाती है, जिसका एक पाठ्यक्रम, जिसका एक समय व पाठ्यक्रम निश्चित होता है। औपचारिक शिक्षा हमारी कहलाती है। ठीक है, इसमें धन, समय व ऊर्जा अधिक व्यय करनी पड़ती है। लिख लें, इसमें धन, समय व ऊर्जा अधिक व्यय करनी होती है। कहने का तात्पर्य, जैसे आप लोग भी अभी बीटीसी कर रहे हैं, मैं बीटीसी करके निकल चुका हूं, जिसे अब डीएलएड नाम दे दिया गया, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो हमने पहले इंटर तक की पढ़ाई की, फिर हमने स्नातक किया, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद अब 2 साल बीटीसी करेंगे, फिर टेट, फिर सीटेट, फिर कहीं जॉब। तो मतलब एक शिक्षा का लंबा समय लगा। तो धन भी हमारा खर्च हो रहा है, समय भी हो रही है, हमारी एनर्जी भी जा रही, हमारा पूरा आधा जीवन, 1/4 भाग 25 वर्ष पढ़ते पढ़ते निकल गए अभी तक। ठीक है, ऊर्जा अधिक खर्च होती है। ये आपका औपचारिक शिक्षा हो गया। अब हम इसके बाद जानते हैं अनौपचारिक शिक्षा। दूसरा पॉइंट जो हमारा है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा, तो अनौपचारिक शिक्षा से कहने का तात्पर्य क्या है? वह शिक्षा जिसमें कोई योजना नहीं बनाई जाती, जिसमें कोई पाठ्यक्रम नहीं होता, जिसकी कोई शिक्षण विधियां नहीं होती, जिसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता, जिसका कोई निश्चित समय नहीं होता। अर्थात हम कह सकते हैं बच्चे को जन्म से लेकर मृत्यु तक जो शिक्षा मिलती रहती है, जीवन के वह किसी ना किसी पहलू से सीखता है, वह उसकी अनौपचारिक शिक्षा होती है। कहने का तात्पर्य, जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो उसे हमें अक्षर सिखा देते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी माँ से अक्षर बोलना सिखाती है, उसकी माँ से ये सिखाती है बेटा तुम बड़ों का अभिवादन करो। अभिवादनशील नित्य विद्यो विक्षेपना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या शोभलम। इस प्रकार के उसके अंदर गुण विकसित करती है। इसके साथ साथ जब वह बड़ा होता है तो अपने पड़ोसी के लोगों से देखता है, जो आपने शैशवावस्था, बाल्यावस्था पढ़ी, उसके हिसाब से तो डिस्क्रिप्शन कर रहा हूं आपको, उसी के हिसाब से आपको इसका वर्णन करते चलता हूं कि अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। फिर वह पड़ोसियों के माध्यम से सीखने लगता है, कुछ बड़ा होता है तो दोस्तों के माध्यम से सीखता है, और जैसे बड़ा होता जाता है तो उसके साथ में औपचारिक शिक्षा तो प्रारंभ हो जाती है। लेकिन औपचारिक शिक्षा के साथ साथ अनौपचारिक शिक्षा भी चलती रहती है। लेकिन इसका उल्टा नहीं कह सकते कि अनौपचारिक शिक्षा के साथ औपचारिक शिक्षा चलती रहती है, क्योंकि औपचारिक शिक्षा का एक निश्चित समय, निश्चित स्थान होता है। अनौपचारिक शिक्षा आप कहीं से भी सीख सकते हैं। आप ट्रेवल कर रहे हैं, वहां भी आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वह अनौपचारिक शिक्षा है। जैसे कि न्यूटन महोदय ने जो सीख लिया था, सेब गिरा, प्रकृति के द्वारा उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम को दे दिया था, वह उनकी अनौपचारिक शिक्षा हो गई थी। उन्होंने पेड़ से ज्ञान प्राप्त किया, उन्हें किसी विद्यालय में थोड़ी सिखाया गया था कि आप निकालें। तो अनौपचारिक शिक्षा हमें जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से वातावरण से प्राप्त होती है। न इसके लिए कोई योजना होती है, न इसके लिए कोई समय होता है, न इसका कोई पाठ्यक्रम होता है, न इसकी कोई अवधि होती है। यह तो बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखने वाली शिक्षा हमारी अनौपचारिक शिक्षा
कहलाती है। इसके बाद हम चलते हैं और इसमें धनन कुछ खर्च अर्च नहीं होता है। अगली है हमारी निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा में एक पॉइंट है आपका दूरस्थ शिक्षा हुआ है, आपको 2 बार पूछा गया है, उसमें हम पूर्णतः चर्चा करेंगे। पहले निरौपचारिक शिक्षा को हम जान लेते हैं। निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा का ही एक अभिन्न अंग समझा जा सकता है। इसमें भी एक समय निश्चित होता है, बस इसमें अंतर इतना होता है कि औपचारिक शिक्षा की जो प्रणाली होती है वो थोड़ा कठिन होती है, जबकि इसकी समय पद्धति में लचीलापन होता है और यह हमारी निरौपचारिक शिक्षा कहलाती है। औपचारिक शिक्षा जी की तरह ही चलती है। इस हमारी निरौपचारिक शिक्षा में उद्देश्य और पाठ्यक्रम भी निश्चित होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम देखें प्रौढ़ शिक्षा, अभी प्रौढ़ शिक्षा है हमारी, सतत शिक्षा है इसी के अंतर्गत, सतत शिक्षा है, और हमारी दूरस्थ शिक्षा है, दूरस्थ शिक्षा। तो यह सारी चीजें हमारी निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाती हैं। अब आप लोग सभी हेडिंग डालते जाएं। दूरस्थ शिक्षा क्या होती है? डिस्टेंस एजुकेशन, पत्राचार के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा हमारी दूरस्थ शिक्षा होती है। जिस प्रकार से अभी हम और आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, यह हमारी एक दूरस्थ शिक्षा होती है। इसमें गुरु शिष्य आमने सामने नहीं मिलते हैं, एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। आप हमें देख रहे लेकिन हम आपको नहीं देख पा रहे, हम आप लोगों का साक्षात्कार नहीं हो रहा है। तो दूरस्थ शिक्षा हमें डाक के माध्यम से सिखाई जाती है। दूरस्थ शिक्षा देखें, दूरस्थ शिक्षा हम डाक द्वारा ऑब्लिक इंटरनेट द्वारा प्राप्त करते हैं। या हेडिंग डाल लें दूरस्थ शिक्षा। तो ये दूरस्थ शिक्षा के बारे में पॉइंट हो गया कि डाक द्वारा इंटरनेट द्वारा प्राप्त करते हैं, ये हमारी दूरस्थ शिक्षा होती है। इसमें गुरु शिष्य एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं, इसमें गुरु शिष्य एक दूसरे से के सामने नहीं होते हैं। इसी के द्वारा हमारा इग्नू विद्यालय चला गया था दूरस्थ शिक्षा को। इग्नू विद्यालय चला गया, पत्राचार के माध्यम से हम घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में और कुछ पॉइंट आप लिख लें। यह जो शिक्षा होती है, हमारे से विकलांग व्यक्ति हैं जो कहीं आ जा नहीं सकते, हमारी ग्रस्त महिलाएं हैं, हमारे किसान बंधु हैं, हमारे कर्मचारी वर्ग का व्यक्ति है, जैसे कोई जॉब में लग गया, वो चाहता है कि हमें और शिक्षा प्राप्त करनी है, तो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हायर डिग्री प्राप्त कर सकता है। जैसे आप सभी लोग अभी बीटीसी कर रहे हैं, मैं भी बीटीसी का छात्र ही रहा हूँ। यदि जॉब लगने के बाद सोचें कि हमें बीएड करना है, हमें एमएड करना है, तो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यह दूरस्थ शिक्षा एक प्रकार से हम डाक इंटरनेट के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसमें गुरु से सामने सामने नहीं होता है। दूरस्थ शिक्षा जो विकलांग व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं और कर्मचारी वर्ग का आदमी, इनके लिए एक वरदान साबित हुई। और दूरस्थ शिक्षा को इसलिए लाया गया, लाने का उद्देश्य यह था कि जैसे कि कोई बच्चा चाहता है कि वह बनारस विश्वविद्यालय में पढ़े हुआ है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए, डीयू में पढ़े, यदि नहीं पढ़ पाता है तो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। आगे देखते हैं। बी होलमबर्ग का इसमें कथन है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं कि पूछा गया है क्वेश्चन। होलमबर्ग, बी होलमबर्ग महोदय कहते हैं दूरस्थ शिक्षा अध्ययन की अनेकों पद्धतियों में से एक है। दूरस्थ शिक्षा अध्ययन की अनेकों पद्धतियों में से एक है। जो इसके बाद आपको शिक्षा के प्रकार बताएंगे, एक मुखी प्रक्रिया, द्विमुखी प्रक्रिया, बहुआयामी प्रक्रिया। जो प्रवक्ता कक्ष में उपस्थित अध्यापकों के लगातार पर्यवेक्षण से रहित है, कोई इसमें अध्यापक सामने रहेगा, एवं जिनमें वे सभी अध्यापन पद्धतियां सम्मिलित हैं,
जिनमें मुद्रण यांत्रिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक, जिनमें, इस पॉइंट को नोट किया जाना, जिनमें मुद्रण, इलेक्ट्रॉनिक व यांत्रिक पद्धतियां शामिल हैं, पद्धति शामिल है, इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक द्वारा शिक्षा दी जाती है, ऐसा लिख लें, द्वारा शिक्षा दी जाती है। बी होलमर्क कहते हैं कि दूरस्थ शिक्षा अध्ययन की अनेक पद्धतियों में से एक है जो प्रवक्ता कक्ष में उपस्थित अध्यापकों के लगातार पर्यवेक्षण से रहित है एवं जिसमें वे सभी अध्ययन पद्धतियां सम्मिलित हैं जिनमें मुद्रण, इलेक्ट्रॉनिक व यांत्रिक द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। और इसके बाद हम दूरस्थ शिक्षा की कुछ विशेषताएं लिखते हैं। इसकी विशेषताएं देखें, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बेटा हर बार, इसलिए आप लोगों को, मेरे प्यारे भाई बहनों को पढ़ना है और समझना है इसको, ताकि वह इसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। और देखते हैं इनमें क्या है भाई। पहला ये लिखते हैं, यह पद्धति आमने सामने बैठकर अध्ययन करने से सर्वथा भिन्न है। यह पद्धति आमने सामने बैठने से सर्वथा भिन्न है। मतलब इसमें आमने सामने बैठने का कोई लॉजिक ही नहीं है। इसमें द्विमार्गी संप्रेषण के द्वारा, इसमें द्विमार्गी संप्रेषण के द्वारा, द्विमार्गी संप्रेषण के द्वारा विद्यार्थी व अध्यापकों के मध्य, विद्यार्थी व अध्यापकों के मध्य, अध्यापकों के मध्य संबंध स्थापित किए जाते हैं, संबंध स्थापित। अगला तीसरा पॉइंट ये कहता है, यह पद्धति स्व अध्ययन पर अधिक बल देती है। यह पद्धति स्व अध्ययन पर अधिक बल देती है, अधिक बल देती है। कहने का तात्पर्य हुआ, यह एक ऐसी पद्धति होती है जो स्व अध्ययन पर अधिक से अधिक बल देती है। और इसके द्वारा, जैसे कि आपको मैं पढ़ा रहा हूं, अभी आपका कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो पूरा देखते हैं, स्किप करके देखते हैं, आप नहीं देखते हैं, तो यह स्व अध्ययन पर जोर देती है। आपको इसमें शिक्षक, मतलब शिक्षण सामग्री, पढ़ने वाला मटेरियल तो बहुत अधिक होगा, प्राप्त हो चुका होगा, लेकिन पढ़ना है या नहीं पढ़ना है आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि यह पद्धति पूर्णतः सेल्फ स्टडी पर ही डिपेंड होती है। अब हम चलते हैं शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया पर, और इंपॉर्टेंट टिक कर लें, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, इस चीज को आप इंपॉर्टेंट टिक करें और हेडिंग डालें शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया। सभी लोग यही वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर दें कि शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया तथा त्रिमुखी प्रक्रिया किसने दी है। इसके साथ अब आप देखें शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया। द्विमुखी प्रक्रिया, एजुकेशन इज बाइपोलर प्रोसेस। द्विमुखी प्रक्रिया, तो द्विमुखी प्रक्रिया हमारी किसने दी थी? जेम्स एडम्स ने दी थी। किसने दी थी? एडम्स। तो द्विमुखी प्रक्रिया हमारे जेम्स एडम्स महोदय ने दी थी। इन्होंने क्या कहा था? इन महोदय ने कहा था, शिक्षा की प्रक्रिया के दो पहलू होते हैं, एक व्यक्ति पढ़ रहा है तो दूसरा पढ़ा रहा है, एक सुन रहा है तो दूसरा सुना रहा है, एक सिखा रहा है तो दूसरा सीख रहा है। और एक इन्होंने लिख लिया था कि एक पथ प्रदर्शन कर रहा है तो दूसरा उसका अनुसरण कर रहा है। मैं बोल रहा हूं, मैं सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं आपका पथ निर्देशन कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन ऐसे आता है, इस प्रकार से आते हैं, इतने नंबर का पेपर होगा, इस प्रकार से पेपर बनता है। पेपर का सैंपल भी आपके सामने लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लेके आएंगे, यदि समय रहा तो, रहेगा भी समय, निकालूंगा नहीं रहा तो इस प्रकार की एक प्रक्रिया द्विमुखी प्रक्रिया होती है। इसमें शिक्षक और अध्यापक रहता है। तो एडम्स लिखते हैं, शिक्षक व शिक्षार्थी की प्रक्रिया और प्रतिक्रिया ही शिक्षा का रूप होती है। शिक्षक व शिक्षार्थी, शिक्षक व शिक्षार्थी की क्रिया व प्रतिक्रिया, क्रिया व प्रतिक्रिया ही शिक्षा का रूप होती है, शिक्षा का रूप होती है। और जेम्स एडम्स महोदय ने कुछ इस प्रकार से शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया को समझाया। इन्होंने कहा कि शिक्षक होगा,
और वह जुड़ेगा इस प्रकार से, किससे? छात्र होगा। ये अपनी शिक्षक प्रक्रिया होगी। शिक्षक कहाँ पहुंचा? छात्र से। छात्र कहाँ पहुंचा? शिक्षक के पास। यही चलता रहेगा शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य चलने वाली प्रक्रिया। तो आपको ऑप्शन में क्वेश्चन मिलेगा कि द्विमुखी प्रक्रिया किसने दी थी? जेम्स एडम्स ने। और भी आपके सामने कई ऑप्शन होंगे। इसमें एक नोट लगा के और लिखें, इंपॉर्टेंट बात लिख लें, कंफ्यूज ना होने पाए ताकि आप। और वो नोट लगाने वाली बात है कि रॉस ने भी शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया बताया। रॉस ने भी शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया बताया। द्विमुखी प्रक्रिया बताया। और रॉस महोदय लिखते हैं चुंबक के समान शिक्षा में भी दो ध्रुव का होना आवश्यक है। चुंबक के समान शिक्षा में भी दो ध्रुवों का होना आवश्यक है। कहने का तात्पर्य हुआ कि चुंबक के समान, ये चुंबक में एक नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। इस प्रकार से कह रहे शिक्षक में भी दो ध्रुवों का होना आवश्यक है। तो एजुकेशन की जो बाई पोलर प्रोसेस होती है, द्विमुखी प्रक्रिया होती है, तो उनका दो लोगों ने समर्थन किया। जेम्स एडम्स थे और रॉस थे। लेकिन जब कोई नियम आता है साइकोलॉजी में हो चाहे आपका विज्ञान हो, तो निश्चित हो उसको खंडन करने की चेष्टा की जाती है। तो इस नियम की धज्जियां उड़ाने के लिए त्रिमुखी प्रक्रिया लेके जॉन डीवी महोदय आ गए। तो अब अगली हेडिंग आप डालें, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया, एजुकेशन इज ट्राइपोलर। एजुकेशन इज ट्राइपोलर, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया। लिख लें, अगली हेडिंग डालें, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया। और इसमें लिखें जॉन डीवी महोदय का कथन है। ये दी किसने थी? जॉन डीवी ने दी थी। किसने दी थी? जॉन डीवी ने दी थी। जॉन डीवी महोदय ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया। इन्होंने कहा कि शिक्षा में दो ध्रुव, शिक्षक व शिक्षार्थी के साथ साथ इनको जोड़ने वाला पाठ्यक्रम भी शिक्षा का एक अभिन्न अंग होता है। बिना पाठ्यक्रम के शिक्षा संपूर्ण हो ही नहीं सकती। तो इसमें लिखते हैं आगे, जॉन डीवी महोदय का कथन क्या है? पहले इस कथन को लिख लेते हैं, एज इट इज लिखना आप लोग, यही परिभाषा है इसकी। कहते हैं शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम का होना भी पाठ्यक्रम का शामिल होना भी जरूरी है। पाठ्यक्रम का शामिल होना भी जरूरी है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में, पूरा कथन है इनका, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता, यह इनकी परिभाषा थी। इन्होंने कहा था शिक्षक में अध्यापक के साथ साथ शिक्षक और शिक्षार्थी के छात्र, शिक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम का होना शामिल है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। और इन्होंने ट्राइपोलर प्रोसेस को कुछ इस तरह से निरूपित किया। इन्होंने कहा यदि इस केंद्र पर स्थित है हमारा शिक्षक, तो इस केंद्र पर स्थित होगा छात्र, और इन दोनों को जोड़ने वाला ये होगा हमारा पाठ्यक्रम। ये त्रिमुखी प्रक्रिया हो गई। इन्होंने द्विमुखी प्रक्रिया की धज्जियां उड़ा दी। आपको प्रश्न बन सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। प्रश्न आपको कैसे बनेगा? प्रश्न पूछा जाएगा कि शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया किसने दी? तो शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया जेम्स एडम्स ने दी। और इनका समर्थन करने के लिए रॉस ने भी कह दिया कि शिक्षा के दो ध्रुव, चुंबक की तरह दो ध्रुव होना चाहिए, एक छात्र और एक अध्यापक। लेकिन इन दोनों की बातों का खंडन करने के लिए हमारे जॉन डीवी महोदय आ गए, और जॉन डीवी महोदय ने कहा है कि शिक्षा में विद्यार्थी और शिक्षक होने चाहिए। हम आपकी इसकी बात को मानते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हमारी जो शिक्षा है बाइपोलर होगी, दो ध्रुव नहीं। बोले शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया होगी, तीन ध्रुवों के समान होगी, और त्रिमुखी प्रक्रिया
जो हमारी त्रिमुखी प्रक्रिया होगी, इसमें हमारे शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम का होना भी जरूरी है। इतनी चीज आपके लिए हो गई और इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें जानते हैं त्रिमुखी प्रक्रिया में क्या है। जो शिक्षा होती है व्यक्ति का पूर्ण विकास होता है। इसमें टीपी नंदन महोदय ने समर्थन करते हुए लिखा है, शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है। इन्हीं के समर्थन में इन्होंने लिखा, शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है। यह हमारे टीपी नंदन महोदय ने लिखा। किसने लिखा? टीपी नंदन ने। तो आप लोग लिख सकते हैं इसको। और इसी के साथ जॉन डीवी महोदय ने एक और कथन कहा था कि शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षा अपने विद्यार्थी को निश्चित समय, निश्चित स्थान में, निश्चित विषय वस्तु को पूर्ण कराने का दायित्व लेता है और अच्छे चरित्र का निर्माण करना ही शिक्षा है। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है। तो इनकी भी एक परिभाषा लिख लें आप शिक्षा के क्षेत्र में। अच्छे चरित्र का निर्माण करना, अच्छे चरित्र का निर्माण करना ही शिक्षा है, करना ही शिक्षा है। अच्छे चरित्र का निर्माण करना ही शिक्षा है। यह हमारा हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा। किसने कहा? हर्बर्ट स्पेंस द्वारा बोला गया। किसके द्वारा बोला गया? हर्बर्ट स्पेंस के द्वारा बोला गया। अब इसके बाद हमने द्विमुखी प्रक्रिया पढ़ ली, त्रिमुखी प्रक्रिया पढ़ ली। अब शिक्षा की मल्टीपोलर बहुआयामी प्रक्रिया को हम जानते हैं। बहुआयामी प्रक्रिया, शिक्षा की बहुआयामी, तो बहुअर्थी भी पढ़ी, अब हमें बहुआयामी पढ़नी है। एजुकेशन इज मल्टीपोलर, मल्टीपोलर प्रोसेस। यह किसी ने नहीं दी। इनमें कहा है शिक्षा मानव के एक पहलू का विकास ना करके, शिक्षा मानव के एक पहलू का विकास नहीं करके उसका संपूर्ण विकास करती है। लिखते हैं, शिक्षा मानव के किसी एक पहलू का विकास ना करके उसका संपूर्ण विकास करती है। क्या करती है? संपूर्ण विकास करती है। यही परिभाषा है हमारी बहुआयामी प्रक्रिया की। और बहुआयामी प्रक्रिया आयामों में क्या क्या है? जैसे शिक्षा में सामाजिक विकास होता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक। तो सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, चारित्रिक विकास, आध्यात्मिक विकास और वैज्ञानिक विकास व प्राकृतिक आदि, ये सारे विकास हमारे शिक्षा की बहुआयामी प्रक्रिया में आते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमने इन दो वीडियो में जान लिया है कि हमें शिक्षा में क्या है। अब आगे हमारा चौथा पोर्शन जो है कि वैदिक कालीन शिक्षा क्या होती है, बौद्ध कालीन शिक्षा क्या होती है, मुगल कालीन शिक्षा क्या होती है। तो उसके 3 वीडियो आपको छोटे छोटे पूर्ण, क्योंकि यहाँ से एक एक प्रश्न ही बनते हैं हमारे, और जो 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं इन्हीं प्रोसेस से आते हैं और ऑप्शन बनते हैं। आपको जितना पढ़ाया जा रहा है वो लिमिटेशन में पढ़ाया जा रहा हो सकता है। जब मैं समझाने लगता हूं तो आपको वीडियो लॉन्ग लगे, लेकिन आप शब्दों को सुने, शब्दों को पकड़ें। और यहां से ये मेरी गारंटी है, इतना भरोसा रख सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं अपने बड़े भाई पर कि आपको यहां से ही संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी और आप एग्जाम में 90% प्लस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।